जय हिंद बच्चों, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मुकेश प्रजापति आज आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यूज, जो हमारा नेक्स्ट 15 तो ये पार्ट हमारा चल रहा है, 15वां पार्ट ये चल रहा है एमसीक्यूज का। क्लियर, जिसमें हम डिफरेंट अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्लियर, क्वेश्चंस को क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए सभी को जय हिंद, साथ में शुरू करते हैं नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज वाला टॉपिक, जिसमें कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके उसमें से काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाओ। हमारा क्वेश्चन था, पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ा था। क्लियर, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था, इन कैटल्स फुल सेट ऑफ परमानेंट इंसिजर्स अपीयर एट द एज ऑफ, मीन्स मवेशियों में स्थायी कृतंक दांतों का पूरा सेट इस उम्र में दिखाई देता है। कौन सी उम्र में दिखाई देता है? आप लोगों ने मुझे आंसर दिए थे। क्लियर, एक बार वापस आप रीसेंड कर दो आंसर। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आपको दिख रहा है बढ़िया से? अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो आप फटाफट आंसर सेंड करो, फिर हम पढ़ते हैं। क्लियर, इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, इसको पहले क्वेश्चन को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लियर, इस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, जो दांतों के द्वारा जो मेथड होती है पशुओं की उम्र ज्ञात करने की, इस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स जो पशु होते हैं कैटल्स, क्लियर, कैटल्स में जो परमानेंट इंसिजर्स होते हैं, कौन से इंसिजर्स? परमानेंट। परमानेंट मीन्स स्थायी। पशुओं में पहले तो ये पता होना चाहिए कि दो प्रकार के दांत होते हैं जनरली, एक अस्थायी होते हैं और एक स्थायी होते हैं। फिर मैं उसके प्रकार या टाइप्स आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर, अस्थायी और स्थायी, टेम्परेरी और परमानेंट, दो प्रकार के इंसिजर्स। इंसिजर्स क्या होता है? जिनको कृतंक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कृतंक। क्लियर, तो ये कृतंक यहाँ लिखा है। क्लियर, स्थायी कृतंक दांत। तो परमानेंट इंसिजर्स पेयर जो होते हैं वो इस उम्र में दिखाई देते हैं। कौन सी उम्र में दिखाई देते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों ने बता भी दिया है। वैसे पहले पिछले लेक्चर में मैंने भी आपको बताया था कि इसका परमानेंट आंसर है वो है 4 से 5 वर्ष। 4 से 5 वर्ष की उम्र में आप अगर देखोगे तो आपको स्थायी कृतंक दांत, स्थायी कृतंक दांत 4 जोड़ी होते हैं, और ये चारों जोड़ी आपको 4 से 5 साल की उम्र में स्थायी वाले वो आपको दिखेंगे। क्लियर, तो ये तो इसका आंसर है। अब चूंकि इस टॉपिक से और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन? देखो, पहला क्वेश्चन तो इसमें पूछा जाता है कि पशुओं की उम्र ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी है, अलग अलग एग्जाम में पूछा है। तो पशुओं की उम्र ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि, देखो अलग अलग विधियां होती है। क्लियर, डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड्स होती है, जैसे उनके खुरों को देखकर ज्ञात करना उम्र। क्लियर, फिर उसके सींगों जो सींग होते हैं उनको देखकर आपको पता करना है। फिर सामान्य रूप से आपको देखकर पता करना है कि पशु आपके सामने खड़ा है तो आप एक अनुमान लगाओ कि भैया लगभग कितनी उम्र इसकी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी विधियाँ होती है पशुओं की उम्र ज्ञात करने की, क्लियर, एज फाइंड करने की जितनी भी विधियाँ होती, मेथड्स होती, उसमें सबसे बेस्ट अगर मेथड है तो वो कौन सी है? तो वो है आपकी दंत विधि। कौन सी? दंत विधि, या दांतों द्वारा पशु की उम्र ज्ञात करना। क्लियर, ये सबसे बेस्ट मेथड होती है, इस चीज को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है पशुओं की उम्र ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो वो दंत विधि या टिथ मेथड सबसे बेस्ट होती है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब ये जो दंत विधि है, इससे उम्र कैसे ज्ञात करते हैं ये भी पता होना चाहिए भैया। ऐसे थोड़ी कि सबसे अच्छी विधि है दंत विधि, लेकिन इससे उम्र ज्ञात नहीं करते आती। क्लियर, तो पहले एक चीज और ध्यान रखना कि एक और उम्र ज्ञात करने की विधि है, वो है सींग पर छल्ले देखकर। क्लियर, ये भी पशुओं की उम्र ज्ञात करने की एक विधि है, लेकिन ये अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सबको पता है भैया कि पशु के सींग पर 2 साल बाद, कितने? 2 साल बाद प्रथम छल्ला
यह पहला रिंग बनता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। क्लियर। पशु के सींग पर जो मान लो ये सींग है, क्लियर, इस पर पहला छल्ला जो बनता है वो बनता है 3 साल में। कितने साल में? तीसरे साल में पहला छल्ला बनता है, मतलब 2 साल तक कोई छल्ला नहीं बनता। तो 2 साल तो किसी भी पशु की उम्र आप देखोगे तो 2 साल या 2 साल से कम उम्र तो आप सींग देख के पता ही नहीं कर सकते। हाँ, 2 साल के बाद में जब पहला छल्ला बनता है तो 2 साल के बाद पहला छल्ला बनता है। मतलब किस उम्र पर बनता है? तो पशु के सींग पर पहला छल्ला बनता है वो बनता है 3 साल की उम्र पर। क्लियर। उसके बाद हर साल एक छल्ला बनता जाता है। क्लियर। एक एक एक। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपके छल्ले कितने हैं? 1 2 3 4। क्लियर। तो 3 साल में एक छल्ला बन गया, तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 6 साल टोटल उम्र हो जाएगी। या फिर आप इसको सीधा फार्मूले बता सकते हो कि पशु की उम्र 2 + R। R होता है नंबर ऑफ रिंग्स या सींग पर छल्लों की संख्या। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना। मतलब 2 साल तक छल्ला नहीं बनता तो 2 तो प्लस करना है। उसके बाद हर साल एक छल्ला बनता है तो जितने भी छल्ले बने उतने प्लस कर दो। जैसे पशु के सींग पर अगर 5 छल्ले हैं तो उम्र कितनी होगी? तो होगी 7 वर्ष। तो छल्लों की संख्या 5 और 2 साल तो ऐड करना है, क्योंकि 2 साल तक तो कोई छल्ला बनता ही नहीं, तो 2 साल की उम्र तो आपको ऐड करना है। तो ये आपकी हो जाएगी टोटल कितनी? 7 साल। क्लियर। अगर उल्टा आपको पूछे कि एक पशु की उम्र 8 वर्ष है तो बताओ उसके सींग पर कितने छल्ले हो सकते हैं? तो 6 हो सकते हैं। अगर 8 वर्ष उम्र है तो उसके सींग पर 6 छल्ले होंगे। क्लियर। तो ये विधि सींग द्वारा जो उम्र ज्ञात करने की है ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि फार्मर क्या करते हैं कि बैल को या इनको पशुओं को बेचने के पहले क्या करते हैं, रेजमाल से सींग के कुछ छल्लों को रगड़ देते हैं और चिकना कर देते हैं। क्लियर। इसके अलावा गाय के सींग पर स्पष्ट छल्ले नहीं दिखाई देते। क्लियर। जबकि भैंस के सींग पर आपको क्लियर छल्ले दिखाई देंगे। तो यहाँ गड़बड़ी होती, इसलिए मेथड को अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दांतों द्वारा उम्र ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक बात तो पहला क्वेश्चन वही है कि दांतों द्वारा उम्र ज्ञात करना सबसे बेस्ट विधि है। अब दांतों द्वारा उम्र ज्ञात करने में भी पशु के मुंह के अंदर, एक सामान्य पशु के अंदर, या फिर हम अगर ऐसा बोले कि दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं जनरली। क्लियर। तो दांत जो 4 प्रकार के होते हैं उन चारों प्रकार के दांत में कौन से दांतों को देखकर उम्र ज्ञात करना है? क्लियर। तो वो दांत आपके जो है वो है इंसिजर्स दांत। कौन से? इंसिजर्स, जिनको कृतंक दांत कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो उम्र ज्ञात करने के लिए जो है उम्र ज्ञात करने हेतु कृतंक दांतों का उपयोग, कौन से दांतों का उपयोग करेंगे हम? जो कृतंक दांत है। क्लियर। जिनको इंसिजर्स कहा जाता है। इंसिजर्स मतलब जो सामने वाले दांत होते हैं जिनका काम होता है काटना। इन दांतों का उपयोग किया जाता है पशु की उम्र ज्ञात करने के लिए। तो उम्र ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि दंत विधि। क्लियर। और दूसरा कौन सा उपयोग करोगे, यहाँ कौन से दांतों का उपयोग करोगे? क्योंकि कृतंक दांत भी होते हैं, कील दांत भी होते हैं, मोलर भी होते हैं, प्री मोलर भी होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। आया ना समझ में? कौन कौन से होते हैं? तो एक तो कृतंक दांत होते हैं। क्लियर। पहला। दूसरा जो होता है वो होता है कील दांत। कील दांत को क्या कहा जाता है? केनाइन। आया ना समझ में? कील दांत को क्या बोलते हैं? केनाइन दांत कहते हैं। क्लियर। और तीसरा जो है वो आपका क्या है? तो तीसरा आपका जो आता है वो है प्री मोलर, अग्रदाढ़ जिसको कहा जाता है, प्री मोलर। क्लियर। और चौथा जो होता है वो होता है मोलर। क्लियर। ये 4 प्रकार के दांत पशु में पाए जाते हैं। क्लियर। हाँ, शॉर्टकट में, हाँ, निहाल वर्मा जी जय हिंद। इनको ICPM भी बोला जाता है। आई मीन्स इंसिजर्स, आई मीन्स इंसिजर्स, C मीन्स केनाइन दांत या जिसको कील दांत कहा जाता है, फिर P मीन्स प्री मोलर और M मीन्स मोलर। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। क्लियर। इनमें से कृतंक दांत या इंसिजर्स, कौन से दांत? इन दांतों को देखकर ही उम्र की गणना की जाती है। बाकी दांतों का उपयोग उम्र ज्ञात करने के लिए नहीं होता है। कैसे? देखो,
पहले मैं आपको इनके कार्य के बारे में बताता हूं। ये जो कृतंक दांत है या जिनको इंसिजर्स दांत कहा जाता है, ये इंसिजर्स दांत जो होते हैं इनका काम होता है भोजन को काटना। क्या होता है? भोजन को काटना। जैसे हमारे ये सामने वाले जो दांत होते हैं, जो सामने से बड़े वाले सामने चपटे वाले दांत आपको दिख रहा है, ये कौन से हैं? कृतंक दांत है। क्लियर? और एक बात ध्यान रखना कि जो गाय भैंस भेड़ बकरी जो जुगाली करने वाले पशु हैं, जुगाली करने वाले पशु के ऊपरी जबड़े में कृतंक दांत नहीं होते हैं। क्लियर? कृतंक दांतों के स्थान पर होता है डेंटल पेड। इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर ऊपरी जबड़े में कृतंक दांत नहीं होते हैं, कृतंक दांत केवल निचले जबड़े में होते हैं। और कितने होते हैं? 4 जोड़ी। क्लियर? तो कृतंक दांतों का काम होता है भोजन को काटना। क्लियर? दूसरा जो होता है वो कील दांत। तो कील दांत जो होते हैं इनका काम होता है चीरना फाड़ना। क्लियर? ये अधिकतर आपको किस में मिलेंगे? तो चीरने फाड़ने वाले दांत आपको मिलेंगे ऐसे पशु जो मांसाहारी हैं या फिर ऐसे जो कि सर्वाहारी हैं। आया ना समझ में? जो मांस खाते हैं जैसे शेर है, मगरमच्छ है, तो इनके अंदर आपको कील दांत ही मिलेंगे। आया ना समझ में? ये चीरने फाड़ने वाले जो दांत होते हैं, जैसे हमारे भी बगल में हम सर्वाहारी है। क्लियर? पाला पत्ती भी खाते हैं, मीन्स आपका शाकाहारी भोजन भी करते हैं और साथ ही साथ मांसाहारी भोजन भी करते हैं। तो मनुष्य जो है वो कौन से नेचर में आता है? तो वो सर्वाहारी में आता है, ओमनिवोरस। मीन्स हमारे जो साइड में है कृतंक दांत जहाँ खत्म होंगे तो आप देखोगे जहाँ साइड से आप गन्ना चीरते हो वो कील दांत आपको मिलेंगे। उनका काम होता है चीरना फाड़ना। लेकिन जो गाय और भैंस है, गाय भैंस भेड़ बकरी जो जुगाली करने वाले पशु हैं, उनमें ये कील दांत एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। आया ना समझ में? जो शाकाहारी प्राणी है, प्योर शाकाहारी वेजिटेरियन, तो जो प्योर शाकाहारी या वेजिटेरियन जो प्राणी होते हैं उनमें आपको ये कील दांत नहीं मिलेंगे। लेकिन सूअर इसका अपवाद है। सूअर शाकाहारी भी है लेकिन सूअर में कील दांत होते हैं, ये ध्यान रखना भी है। फिर प्रीमोलर, तो आप जैसे ही कील दांत के पीछे जाओगे, क्लियर, तो आपको अग्र दाढ़ मिलेगी। क्लियर? थोड़ी लंबी और मोटी। क्लियर? तो इनका काम होता है भोजन को टुकड़ों में तोड़ना। क्लियर? इनका काम क्या होता है? भोजन को टुकड़ों में तोड़ना। जो आप भोजन खाते हो उस भोजन को ये क्या करेंगे? बड़े टुकड़ों में तोड़ देंगे। क्लियर? हाँ, डेंटल पेड, ये रणवीर दांगी जी ने बोला है, आप अगर गाय या भैंस आपके आसपास हो तो मुंह खोल के देखना, ऊपर आपको कठोर आवरण मिलता है कैल्शियम का बना हुआ। आया ना समझ में? कैल्शियम का बना हुआ पूरा यहाँ से वहां तक आपको डेंटल पेड मिलेगा। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। उसको डेंटल पेड बोलते हैं, जो ऊपरी जबड़े में होता है कृतंक दांतों के स्थान पर। ऊपरी जबड़े में कृतंक दांत नहीं होते हैं, केवल निचले जबड़े में कृतंक दांत होते हैं। क्लियर? तो मोलर का प्री मोलर का काम जो अग्र दाढ़ होती है, इनका काम होता है भोजन को बड़े टुकड़ों में तोड़ना। क्लियर? जब भोजन को तोड़ लिया, इसके बाद में जो आपका मोलर होता है, इसका काम होता है भोजन को बारीक करना। क्लियर? क्या काम होता है? बारीक करना। ये किसका काम होता है? जो पश्च दाढ़ होती है, पीछे वाली जो दाढ़ होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? मोलर। तो ये आपको ये क्या करेगी? ये भोजन को बारीक टुकड़ों में तोड़ती है। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनके कार्य ध्यान रखना भैया, किसका कार्य क्या है, कहां पर होते हैं, कहां पर नहीं होते। मैंने आपको पहला बताया कृतंक दांत, इनका काम होता है भोजन को काटना। क्लियर? इनसे भोजन को, जैसे आप रोटी या कुछ भी अगर खाते हो तो सामने वाले दांतों से काटते हो उसको। आया ना समझ में? फिर कील दांत जो होते हैं, इनका काम होता है चीरना फाड़ना। तो जो प्योर वेजिटेरियन है, जो प्योर शाकाहारी है, उनमें ये कील दांत नहीं होते हैं। ये कील जैसे होते हैं, इस टाइप से। क्लियर? ऐसे आते हैं और ये इस टाइप से कील जैसे होते हैं। ये आपको जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, या फिर जो सर्वाहारी है, शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, उनके अंदर ये दांत पाए जाते हैं। क्लियर? फिर ये कृतंक दांत का शेप आपको ऐसा मिलेगा, कील दांत का शेप आपको इस टाइप से मिलेगा। क्लियर? यहाँ खिला निकला रहता है इस टाइप से। क्लियर? प्रीमोलर आपका जो दाढ़ है वो आपका दाढ़ ऐसा रहेगा।
क्लियर। और जो मोलर है, मोलर का अगर आप देखोगे तो मोलर आपको चपटा मिलेगा और इस प्रकार का मिलेगा, इसमें बीच में गड्ढा थोड़ा ज्यादा रहेगा। आया ना समझ में? ये चारों प्रकार के दांत आपके होते हैं। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हमने फिर प्रीमोलर, ये ध्यान रखना भी, ये कील दांत केवल मांसाहारी और सर्वाहारी में होते हैं, जो शाकाहारी या वेजिटेरियन है उनमें कील दांत नहीं होते, इस चीज को ध्यान रखना। प्रीमोलर, प्रीमोलर ये आगे वाली दाढ़ होती है जो हल्की चपटी होती है, बीच में हल्का सा गड्ढा होता है, इसका काम होता है भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। उसके बाद जो बड़े गड्ढे वाली जो पीछे वाली दाढ़ होती है और चपटी होती है, क्लियर, इसका काम होता है भोजन को बारीक करना या बारीक टुकड़ों में तोड़ना। उसके बाद फिर भोजन को निगल जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कील दांत का ध्यान रखना, कौन सा शाकाहारी प्राणी है जिसके अंदर कील दांत होते हैं, तो वो ध्यान रखना, वो है सुअर, जिसको पिग कहा जाता है। तो ये मैंने चारों दांतों के बारे में आपको बताया, इनके कार्य क्या है समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में, अब ये चारों के आपने कार्य तो देख लिए, अब यहाँ पर एक देखने वाली बात जो है कि हम कृतंक दांतों को देखकर कैसे उम्र का पता लगाएंगे, तो वो बाद में लगाएंगे। पहले हम इनके जो प्रकार देखते हैं कि भैया जो दांत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो अस्थाई दांत होता है, क्लियर, कैसे दांत, अस्थाई दांत, इस चीज को ध्यान रखना। या फिर इसको कहा जाता है दूध के दांत, ये हमारे अंदर भी होते हैं भैया, समझ में आया ना? दूध के दांत बचपन में उगते हैं, फिर धीरे धीरे वापस निकल जाते हैं। तो दूध के दांत अगर गाय भैंस में देखें, गाय भैंस में अगर देखें या जुगाली करने वाले पशु में, तो इनकी संख्या होती है 20। क्लियर, कितनी होती है इनकी संख्या जो होती है गाय भैंस में, या जो जुगाली करने वाले पशु है उनमें इनकी संख्या जो होती है वो 20 होती है। क्लियर, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लियर, ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा बटे निचला जबड़ा, इस टाइप से भी हम इसको बता सकते हैं। ऊपरी जबड़े में भी 4 प्रकार के दांत ICPM मीन्स इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और निचले जबड़े में भी ICPM, क्लियर। तो यहाँ अस्थाई की बात कर रहे हैं, 20 और है। तो ऊपर जो है ये जो इंसिजर्स है, इंसिजर्स ऊपर 0 है, नहीं होते। मैंने आपको बार बार बताया कि ऊपरी जबड़े में इंसिजर्स दांत नहीं होते या कृतंक दांत नहीं होते। फिर दूसरा कैनाइन दांत, तो भैया गाय भैंस की बात कर रहे हैं हम, कैटल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? कैटल्स की बात कर रहे हैं, मीन्स गोवंशीय पशु। तो इनमें अगर आप देखोगे तो कैनाइन दांत भी नहीं होते, क्लियर। फिर प्रीमोलर, तो प्रीमोलर जो होते हैं वो 3 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी मतलब ऊपर 3 जोड़ी रहेंगे, मीन्स 6 दांत रहेंगे, 3 इन साइड और 30 इस साइड। तो टोटल जो होते हैं वो 6 होते हैं। फिर मोलर, तो अस्थाई दांत जो होते हैं उसमें मोलर दांत नहीं होते, केवल प्रीमोलर ही होते हैं। अग्र दाढ़ी होती है, पश्च दाढ़ नहीं होती है। ऐसे ही अगर हम निचले जबड़े की बात करें तो ICPM नीचे भी रहेगा। तो नीचे अगर आप देखो तो जो अस्थाई दांत है इसमें 4 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में, अस्थाई दांतों में 4 कृतंक दांत होते हैं, मतलब टोटल 8 दांत आपको निचले जबड़े में मिलेंगे, क्लियर। फिर कैनाइन दांत नीचे भी नहीं है कैटल्स के अंदर। फिर प्रीमोलर नीचे 6 हैं और मोलर 0 है। तो ऊपर वाले जबड़े में टोटल दांत कितने हुए? 6। नीचे वाले जबड़े में देखो तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 14। तो 14 नीचे है और 6 ऊपर है, टोटल जोड़ो तो अस्थाई दांत हो गए आपके 20, क्लियर। तो दूध के दांत ये 20 होते हैं, क्लियर। ऐसे ही अगर हम देखें कौन से दांत, तो ऐसे ही अगर हम जब देखें स्थाई दांत, कौन से दांत? स्थाई। तो स्थाई दांत की अब हम बात करते हैं, तो यहाँ स्थाई दांत या परमानेंट इंसिजर्स, स्थाई कौन से दांत? कृतंक, या सॉरी पहले तो हम दांतों के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थाई दांत, क्लियर, जिनको परमानेंट दांत कहा जाता है। इनमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ आपको जो दांत मिलेंगे वो मिलेंगे 32। गाय भैंस में कितने मिलेंगे? 32। हमारे अंदर भी कितने होते हैं? 32 या 32 ही होते हैं, क्लियर। इसमें भी अगर हम देखें तो ICPM, क्लियर, मीन्स ये ऊपरी जबड़ा है, कौन सा? ऊपरी जबड़ा,
क्लियर, और ये है निचला जबड़ा। क्लियर, यहाँ पर ऊपर भी आईसीपीएम, नीचे भी आईसीपीएम। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऊपरी जबड़े में इंसिजर्स दांत नहीं होते, चाहे वो स्थायी हो अस्थायी हो, इंसिजर्स दांत नहीं मिलेंगे। क्लियर, फिर प्रीमोलर कैनाइन की बात करें तो कैनाइन या कील दांत गोवंशीय पशुओं में नहीं होते, जुगाली करने वाले पशुओं में कील दांत, क्योंकि ये शाकाहारी हैं। क्लियर, फिर प्रीमोलर की अगर बात करें तो प्रीमोलर ऊपर 6 होते हैं, अग्रदाढ़ भी 6 होती है, ऊपर 3 जोड़ी, और मोलर भी, पश्चदाढ़ भी ऊपर 3 जोड़ी, मतलब 6 होती है। क्लियर, फिर आईसीपीएम नीचे में अगर देखो तो इंसिजर्स नीचे कितने होते हैं, तो नीचे होते हैं 8, 4 जोड़ी होते हैं। जितना भी लिख रहा हूं ना उसका आधा कर लेना, जोड़ी। क्लियर, फिर कैनाइन दांत नीचे नहीं होते, प्री मोलर भी 6 होते हैं, मोलर भी 6 होते हैं। अब टोटल ऊपर जो है 6 और 6 12। क्लियर, और नीचे 6 6 12 और 8 20, तो ऊपर 12 नीचे 20, टोटल हो गए 32। तो 32 दांत आपके स्थायी दांत या परमानेंट दांत होते हैं। तो ये ध्यान रखना भैया। क्लियर, अब हम देखते हैं, ये तो हमने दांतों के बारे में देख लिया कि भैया स्थायी अस्थायी दांत। क्लियर, अब हम यहां पर देखते हैं किसके बारे में, तो यहां देखते हैं हम इन इंसिजर्स दांत से कैसे उम्र निकालेंगे। क्लियर, तो अस्थायी की बात कर रहा हूं मैं, अस्थायी। क्लियर, दांत, अस्थायी दांत देखकर हम कैसे उम्र को ज्ञात करेंगे। तो अस्थायी दांत, वही कौन से दांत तो अस्थायी कृतंक दांत। आप दूसरे दांतों को नहीं देखोगे, केवल किसको देखोगे, कृतंक दांत को। तो कृतंक दांत कितने होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं। 4 जोड़ी में पहला जो होता है वो होता है केंद्रीय कृतंक जोड़ा। क्लियर, दूसरा जो होता है वो होता है मध्य कृतंक जोड़ा। क्लियर, नेक्स्ट जो थर्ड होता है वो होता है पार्श्व कृतंक जोड़ा। क्लियर, और चौथा जो लास्ट है वो है आपका कॉर्नर कृतंक जोड़ा, जिसको कोने के बोलते हैं, कोने के लास्ट वाले। आया ना समझ में। तो केंद्रीय जो होता है ये सेंट्रल पेयर है। क्लियर, अब कब निकलेंगे, निकलना और घिसना। क्लियर, किस उम्र पर निकलेंगे और किस उम्र पर ये घिसेंगे। क्लियर, तो जो केंद्रीय कृतंक जोड़ा होता है इसमें टोटल कितने, 2 दांत होते हैं। जोड़ा मीन्स 2 दांत का। तो यहां पर जैसे ही बछड़ा पैदा होगा, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है। क्लियर, तो ऊपर तो भैया यहां से यहां तक मैंने आपको बताया क्या होता है ऊपरी जबड़े में, तो डेंटल पेड होता है। क्या होता है, डेंटल पेड, पूरा कठोर आवरण होता है, किसी भी प्रकार का कोई इंसिजर्स या कृतंक दांत नहीं होता है। क्लियर, नीचे वाले में देखो तो ये सेंट्रल, ये 2 दांत। क्लियर, ये जो होते हैं ये जब बछड़ा जन्म लेता है तो जन्म के समय, अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जब बछड़े का जन्म होता है तो जन्म के समय बछड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। खाली 2 दांत सामने वाले होते हैं नीचे के। क्लियर, निचले जबड़े में, ऊपर जबड़े में नहीं होते हैं। क्लियर, मीन्स एक जोड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय कृतंक जोड़ा। क्लियर, दूसरा जो मध्य जोड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल। क्लियर, मिडिल इंसिजर्स पेयर। क्लियर, ये 1 सप्ताह की उम्र पर निकलेगा। कौन सी उम्र पर, 1 सप्ताह की उम्र पर निकलता है। फिर पार्श्व कृतंक जोड़ा, तो पार्श्व कृतंक जोड़ा आपका निकलता है 2 सप्ताह की उम्र पर। किस उम्र पर निकलेगा, लेटरल इंसिजर्स पेयर, ये 2 सप्ताह की उम्र पर निकलेगा। और लास्ट आपका जो है कॉर्नर, ये 4 सप्ताह की उम्र पर निकलेगा। कब निकलेगा, 4 सप्ताह की उम्र पर। क्लियर, तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं, क्लियर, इस प्रकार हम देखते हैं तो 4 सप्ताह 4 हफ्ते कितने हो गए भैया, 1 माह। 1 माह में जो कृतंक दांत है उसके चारों जोड़े निकल चुके हैं। आया ना समझ में। तो कभी आपको क्वेश्चन पूछ ले कि अस्थायी कृतंक दांतों के
चारों जोड़े निकलने पर जो नवजात की उम्र होगी वो होगी 1 महीने। अब ये घिसते कब है, तो घिसेंगे कब, तो भैया जो केंद्रीय कृतंक जोड़ा होता है ये 10 महीने तक रहेगा और 10 माह की उम्र में ये घिस जाएगा, 10 महीने की उम्र में घिस जाता है। क्लियर। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा जो होता है कौन सा, मध्यम कृतंक जोड़ा, ये 15 माह की उम्र पर लगभग घिस जाएगा। क्लियर। फिर पार्श्व कृतंक जोड़ा, ये 18 माह की उम्र पर लगभग घिस जाएगा। और कॉर्नर मींस कोने वाले जो कृतंक जोड़ा होता है, क्लियर, वो आपका लगभग 22 माह, कितने, 22 माह, या आप क्या बोल सकते, 2 वर्ष, 2 वर्ष की उम्र में ये घिस जाएगा। तो सभी जो कृतंक दांत थे, इंसिजर्स पेयर थे, वो 2 वर्ष की उम्र में क्या हो गए, घिस चुके हैं। 1 महीने की उम्र में अस्थायी दांत के कृतंक जोड़े चारों निकल आए और 2 वर्ष की उम्र में पूरे कृतंक दांत जो है स्थायी है वो क्या है, घिस चुके हैं। आया ना समझ में, ध्यान रखना 2 साल में ये सभी घिस गए। तो ये आपका अस्थायी दांतों से आप उम्र का पता कर सकते हो। आया ना समझ में, ये तो अस्थायी दांत हो गए। अब हम बात करते हैं, ये देखो ये सेंट्रल पेयर है, फिर एक इधर और एक इधर निकलेगा, या क्या है, तो ये आपका मध्य जोड़ा है कृतंक, फिर एक इधर और एक इधर निकलेगा, ये पार्श्व, और एक फिर इधर और एक इधर, तो ये आपका हो गया कॉर्नर। ये 4 जोड़ी इंसिजर्स दांत होते हैं। क्लियर। इसके बाद आगे हम चलते हैं, तो अब हमारा आता है स्थायी दांत। कौन से दांत, अब हम देखते हैं यहां पर स्थायी दांत। तो स्थायी दांत की बात करते हैं, स्थायी कृतंक दांत। क्लियर। इनमें भी वही क्रम रहेगा, एक तो निकलना और दूसरा क्या रहेगा, घिसना। क्लियर। तो निकलना और घिसना कब निकलेंगे, तो केंद्रीय कृतंक जोड़ा जो होता है, ये देखो 2 साल में तो अस्थायी हो गए, खत्म। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं आपके स्थायी दांतों तो केंद्रीय कृतंक जोड़ा जो होता है वो 2 से 2.5 वर्ष, किस उम्र पर, 2 से 2.5 वर्ष की उम्र पर निकलेगा। सेंट्रल इंसिजर्स पेयर 2 से 2.5 साल की उम्र पर निकलेगा। क्लियर। फिर मध्य कृतंक जोड़ा जो है वो 2.5 से 3 वर्ष, कितना, 2.5 से 3 वर्ष, इस एज पर क्या होगा, ये वाला जोड़ा निकलता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो लेटरल पेयर जो निकलता है वो 3.5 से 4 वर्ष की उम्र पर निकलता है, 3.5 से 4 वर्ष की उम्र पर निकलता है। और कॉर्नर पेयर जो होता है लास्ट जोड़ा वो 4 से 5 वर्ष की उम्र पर निकलता है। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ये चारों जोड़ी कृतंक दांत जो स्थायी हैं, स्थायी चारों जोड़ी कृतंक दांत 4 से 5 वर्ष की उम्र पर निकल आया। जो क्वेश्चन में आपको पूछा है, क्या पूछा है, स्थायी कृतंक दांतों का पूरा सेट, ये पूरा सेट हो गए 4 जोड़ी। आया ना समझ में, अलग अलग भी ध्यान रखना। और चारों जोड़ी निकल आए, 4 से 5 साल की उम्र में ये चारों निकल आए। अब ये घिसेंगे भी भैया, तो जैसे जैसे निकलते जाएंगे वैसे घिसते भी जाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो जोड़ा निकला था केंद्रीय कृतंक जोड़ा, ये 5 से 5.5 वर्ष की उम्र में क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। क्लियर। फिर मध्य कृतंक जोड़ा जो आपका निकला है वो 7 वर्ष की उम्र में क्या हो जाएगा, 7 वर्ष की उम्र में ये घिस जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है वो है पार्श्व कृतंक जोड़ा, जिसको हम बोलते हैं लेटरल इंसिजर्स पेयर। तो लेटरल इंसिजर्स पेयर आपका जो है वो 8 वर्ष की उम्र में क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। और लास्ट आपका कॉर्नर कृतंक जोड़ा जो है वो 9 से 10 वर्ष की उम्र में घिस जाएगा। तो 10 वर्ष की उम्र कंप्लीट होने तक पशु के सभी जो है स्थायी कृतंक दांतों का पूरा ये जो सेट है 4 जोड़ी, ये पूरे के पूरे घिस जाएंगे। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना भैया, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन वो पूछता है। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको पता होना चाहिए कब कौन सा जोड़ा निकलता है, कब क्या होता है। क्लियर। ये सभी चीज आपको पता होना चाहिए, किसका कार्य क्या होता है। क्लियर। ध्यान रखना, ये गाय के लिए, कैटल्स के लिए, भैंस के लिए अगर बात करो तो लगभग थोड़ा सा बढ़ जाता है ये टाइम पीरियड, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर निकल चुका है। क्लियर। हम लोगों ने देखा इसके बारे में, काफी कुछ आंसर्स देख चुके हैं। क्लियर। तो काफी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, इससे हर पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है।
क्लियर, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया बिल्कुल आप इनको नोट करो, इनसे क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया लाइव स्टॉक सेंसस 2019, the rank of India in the world in respect of total bovine population is, क्लियर, जितने भी बोवाइन पॉपुलेशंस हैं, मीन्स गोवंशीय पशु जितने भी हैं, जो 2019 में जो जनगणना हुई है उस जनगणना के संख्या के अनुसार अखिल भारतीय पशु जनगणना, क्लियर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइव स्टॉक सेंसस, क्लियर, 2019 के अनुसार कुल गो जातीय जनसंख्या के मामले में दुनिया में भारत का स्थान, हो सकता है थोड़ा सा आपका यहाँ पर क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ भैया, भारत का स्थान है, क्लियर, ये क्वेश्चन है आपका। अब आप बताओ भैया क्या है इंडिया की पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्लियर, बताओ फटाफट आंसर दो। 2019 की जो पशु जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहां पर भारत का पोजीशन कौन सा है वर्ल्ड में, तो आप लोगों ने काफी बढ़िया तरीके से कोशिश की आंसर देने की, क्लियर। अब आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, रविंद्र दांगी जी ने भी बोल दिया कि सर ए वाला आंसर है, क्लियर, वैष्णवी राजा परमार जी ने भी बोल दिया ए वाला आंसर है, बहुत बढ़िया। देखो अब हम थोड़ा सा जो है ना इसके बारे में चलते हैं कि ये लाइव स्टॉक सेंसस 2019 अखिल भारतीय पशु जनगणना, तो अखिल भारतीय पशु जनगणना जो 2019 में हुई थी, राम पाटीदार जी भी आ गए, बी वाला आंसर, बहुत बढ़िया। तो ये जो है सबसे पहले जो पशुओं की जनगणना शुरू हुई थी, क्लियर, तो ये ध्यान रखना, प्रथम पशु जनगणना, क्लियर, पहला जो लाइव स्टॉक सेंसस था, क्लियर, ये कब हुआ था, तो आशीष अहिरवार जी बहुत सही आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया इन्होंने, 1919-20 में सबसे पहला पशु जनगणना जो हुआ था वो 1919-20 के अंदर हुआ था, इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। और हमारी जो मनुष्य की जनगणना होती है भारत में वो आप सभी को पता है भैया कि हर 10 साल में होती है, क्लियर, हर 10 साल में जनगणना होती है। अब आप मुझे बताओ कि भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर पूछना है कि मनुष्य की जो जनगणना वो कब से शुरू हुई, ये तो पशुओं की आपने बता दी कि 1919 से 20 तक ये है, इंसानों की जो जनगणना है वो कब शुरू हुई है, क्लियर, कब से शुरू हुई है, इंसानों की जनगणना कब से शुरू हुई है, तो राघवेंद्र पाठक जी ने कहा है 1872, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1872 से भारत में मनुष्य की जनगणना शुरू हुई है। लेकिन इसका व्यवस्थित जो जनगणना शुरू हुई है, क्लियर, ये तो शुरू हुई थी लेकिन जो व्यवस्थित रूप से जनगणना शुरू हुई है वो हुई है 1881 से, पहले 1872 में जनगणना हुई थी, लेकिन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जो जनगणना शुरू हुई है वो कब से शुरू हुई है, हाँ, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में, जो भारत के वाइसराय कौन थे, लॉर्ड रिपिन, क्लियर, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में सबसे पहले भारत की जनगणना 1872 में शुरू हुई थी और व्यवस्थित या सिस्टमेटिक जो शुरू हुई है वो 1881 में शुरू हुई है, क्लियर, बहुत सही। और मनुष्य की जो जनगणना है वो हर 10 साल में होती है, कितने साल में, हर 10 साल में होती है भैया इंसानों की जनगणना। आपने देखा है कि आपका 2011 में हुआ था, अब 2021 में होगा, आया ना समझ में, आप 10-10 साल जोड़ते जाओ तो मनुष्य की जनगणना निकल आएगी, क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं पशुओं की जो जनगणना होती है वो हर 5 साल में होती है, हर 5 वर्ष में, क्लियर, हर 5 वर्ष में होती है। अभी जो
2019 में जो जनगणना हुई थी, ये कौन सी जनगणना थी? ये लाइव स्टॉक सेंसस था, ये था 20वां। क्लियर? कौन सी जनगणना हुई थी? अभी 20वीं जनगणना हुई थी, ये चीज को ध्यान रखना। पशुओं की ये 20वीं जनगणना थी। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है। क्लियर? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पशु होते हैं वो कहां पर है? तो विश्व में सबसे ज्यादा जो पशु हैं वो कहां पर है? वो है भारत में। आया ना समझ में? तो यहां पर इस जनगणना के हिसाब से अगर देखो तो दुनिया में भारत का जो पोजीशन है, क्लियर, गोवंशीय पशु या बोवाइन जो लाइव कैटल्स है उनमें अगर देखो तो यहाँ भारत का जो पोजीशन है वो वर्ल्ड में वो क्या है? फर्स्ट। क्लियर? फर्स्ट जो, हाँ विवेक पाटिल जी बिल्कुल करेक्ट। टन नहीं, टन कैसे लिख दिया आपने? मिलियन, टन को हटाओ, टन में नहीं होती जनगणना, केवल मिलियन में ही रहेगा। हाँ नहीं, देखो 2012 में, क्लियर, जब 19वीं जनगणना थी, कब? 19वीं जनगणना, तब पशुओं की संख्या थी 512 मिलियन। कितनी थी? 512 मिलियन। ये 2019 का है। क्लियर? लेकिन अगर हम देखें तो 2012 का है। 2019 में जो 20वीं जनगणना हुई है, कौन सी जनगणना? 20वीं जनगणना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 536 मिलियन टोटल जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है वो कितनी है? वो है 536 मिलियन। इस चीज को ध्यान रखना भैया। क्लियर? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो विश्व में 536 मिलियन पॉपुलेशन के साथ इंडिया क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे काबिज है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा अब देखो एक बात और ध्यान रखना, विश्व के 18% पशु, क्लियर, मीन्स आप क्या बोल सकते हो, अगर इसको भागों में अगर बांटो तो कितना? लगभग 1/5 पार्ट। क्लियर? कितना? 1/5वां हिस्सा। पूरे वर्ल्ड का 1/5वां हिस्सा लगभग 20। तो 20 को आप 20 से थोड़ा कम है, 18%। 18% जो पशु है वो कहाँ है? भारत में। कहाँ है? भारत में। इसीलिए भारत क्या है? वो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में क्या है? वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो यहां से आपको ये भी पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि भैया 2012 में कौन सी जनगणना हुई थी पशुओं की? कितने साल में पशुओं की जनगणना होती है? सबसे पहले पशुओं की जनगणना 1919-20 में हुई थी। क्लियर? 5 साल के लिए पशुओं की जनगणना होती है। क्लियर? फिर 2012 में जो 19वीं जनगणना थी उसमें पशुओं की संख्या 512 मिलियन थी। क्लियर? अभी वर्तमान में जो 2019 में जो पशुओं की जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग जो 20वीं जनगणना है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो पशुओं की संख्या है 536 मिलियन। क्लियर? अब आप लोग जो है मुझे एक चीज बताओ, 1 मिलियन बराबर खालिस्तान लाख, कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? क्लियर? हो सकता है अगर ये आपको जो आंसर है ये मिलियन में न पूछ के लाख में पूछ ले। क्लियर? तो फिर क्या करोगे? फिर आप भटकते रहोगे। तो 1 मिलियन में कितने होते हैं? तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। क्लियर? अब अगर आप इसमें, ये मिलियन में है, इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो ये काय में पहुंच जाएगा? लाख में। तो फिर आपका कितना हो जाएगा? 5360 लाख। फिर कितना हो जाएगा ये? 5360 लाख। ये ध्यान रखना। क्लियर? अगर लाख में पूछे तो। क्लियर? ध्यान रखना। दूसरा, अब ये तो लाख में पूछ ले, लेकिन अगर करोड़ में पूछे तो 1 मिलियन बराबर करोड़। कितने करोड़ होते हैं? 1 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं भैया? फटाफट बताओ, 1 मिलियन में कितने करोड़? आपने वो वाला आंसर तो फट से दे दिया, इसमें इतना लेट क्यों कर रहे हो? क्लियर?
जब मैंने आपको पूछा कि 1 मिलियन में कितने लाख, तो आपने फट से बता दिया कि सर 10 लाख। अब मैं जब आपको पूछ रहा हूँ कि 1 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, तो ये भी बताओ भैया। राम पाटीदार जी बोल रहे एक, बताओ भैया पिछला आंसर फटाफट दिया, इसमें क्यों ऐसे आप लटका रहे हो? उल्टा है भैया, यहाँ पर उल्टा है। 1 मिलियन 1/10 करोड़। कितना? 1 मिलियन जो होता है 1/10 करोड़, या फिर ये हमारे राघवेंद्र पाठक जी ने बिल्कुल करेक्ट बताया 0.1 करोड़। क्लियर? आप 1/10 करोड़ लिखो या फिर 0.1 करोड़ लिखो। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। 1 मिलियन में 1/10 करोड़ होते हैं। राघवेंद्र पाठक जी 0.1 लेख क्यों लिख रहे हो? करोड़ आएगा वहां पे। क्लियर? ध्यान रखो। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो ये मिलियन वाला वैल्यू को करोड़ में करना है तो क्या करोगे आप? 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके पीछे जो 536 लिखा है इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये काय में हो जाएगा? ये करोड़ में हो जाएगा। तो जैसे ही आप करोगे तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 53.6 करोड़। क्लियर? इतने पशु हैं। क्लियर हो गया? ये चीज को ध्यान रखना। तो मिलियन को लाख में भी बदलते आना चाहिए और मिलियन को करोड़ में भी बदलते आना चाहिए। आप इसलिए कंफ्यूज हो गए कि मैंने 1 मिलियन बराबर करोड़ पूछ लिया। अब अगर मैं आपको सीधा पूछ लेता कि 1 करोड़ बराबर, तो आप में से हर कोई बोल देता 10 लाख। क्लियर? ये चीज, सॉरी 10 मिलियन। क्लियर? अगर मैं आपको 1 करोड़ बराबर मिलियन पूछता तो आप फट से बता देते कि सर 10 मिलियन होता है। लेकिन जब मैंने उल्टा पूछा तो ये जो 10 है ये बटे में ले जाओ, तो आपका 1 मिलियन बराबर 1/10 करोड़ हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये पॉपुलेशन जो है 2019 जनगणना, जो कि 20वीं जनगणना है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? 536 मिलियन पशु भारत में हैं। क्लियर? और इंसान कितने हैं? तो इंसान तो भैया 135 करोड़ को भी पार कर गए। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। अब कुछ जो लेटेस्ट जो डाटा है 2019 पशु जनगणना के अनुसार, तो यहां पर हम देखते हैं। क्लियर? तो पहला तो आपने देख लिया भैया कुल पशुधन, कुल पशुधन। क्लियर? तो कुल पशुधन, टोटल लाइव स्टॉक जो 2019 जनगणना के हिसाब से देखो तो वो आपने देख लिया है 536 मिलियन। क्लियर? ये तो आपका हो गया, ये टोटल पशुधन है। अब इसमें अगर हम गाय की बात करें, किसकी? गाय की बात करें तो वो कितना है? तो गाय की अगर बात करते हैं, अकेले गाय की, क्लियर, तो गाय जो है यहाँ पर 192.6 मिलियन। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना भैया। गायों की संख्या भारत में कितनी है? तो 9 है, 192.9 मिलियन। इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा, अगर हम भैंस की बात करें, क्लियर, तो भैंस यहां पर जो है वो है लगभग 109 मिलियन। कितनी है? 109 मिलियन। तो भैंसों की संख्या बड़ी है भैया। भैंसों की संख्या जो है वो क्या है? बड़ी है भारत में। फिर अगर हम बात करें बकरी की, क्लियर, बकरी सबने देखी है, तो बकरी की जो संख्या है 2019 जनगणना के अनुसार तो वो कितनी है? 148 मिलियन, 148 मिलियन। इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा और भी जैसे हैं, जैसे अगर भेड़ की बात करें तो वो 74.26 मिलियन है। फिर सुअर की बात करें तो 10.29 मिलियन पीग या सुअर है। ऊंट की बात करें तो 0.4 मिलियन है। पोल्ट्री की अगर बात करें तो 729 मिलियन है। क्लियर? 729 जो है वो पोल्ट्री या मुर्गियां भारत में है। क्लियर? इस प्रकार टोटल जो है वो कितना है यहाँ पर? तो टोटल 536। पोल्ट्री को हम बोवाइन में नहीं लाएंगे, वो अलग है। आया ना समझ में? बोवाइन के अंदर हम पोल्ट्री या मुर्गियों को नहीं लाएंगे, उनको हटा दो आप। तो टोटल आपका जो लाइव स्टॉक जो पॉपुलेशन है वो कितना है इंडिया में? तो 536 मिलियन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इंडिया देखो तो 1/5 पार्ट ऑफ लाइव स्टॉक। क्लियर?
टोटल जो लाइव स्टॉक का 1/5वां भाग इंडिया के अंदर पाया जाता है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। क्लियर? तो इंडिया क्या है? फर्स्ट कंट्री है किसमें? लाइव स्टॉक में। नेक्स्ट यहां पर एक अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आप लोग ध्यान से सुनना और आंसर देना। क्लियर? वर्तमान में भारत की कितनी प्रतिशत जो पॉपुलेशन है, क्लियर, भारत की कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड। हाँ, इंडिया जो है देखो बफेलो और हाँ भारत में जो है विश्व की लगभग 60% भैंसें भी पाई जाती है। क्लियर? तो भैंस पालन में भारत फर्स्ट है। इसके अलावा अगर गायों का भी देखो तो गायों का भी जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो गाय है वो भारत में ही पाली जाती है। लगभग विश्व की 16 से 17% गाय भारत में ही पाली जाती है। तो गाय और भैंस दोनों पालन में जो भारत है वो क्या है? फर्स्ट है। विशाल कुमार 60%, क्लियर, 60%, टोटल वर्ल्ड की 60% जो भैंसें हैं वो भारत के अंदर ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना अच्छा विशाल कुमार जी 45%, हाँ, तो कितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है? तो कल जो जैसे आप लोगों ने आइडिया दिया था कि सर कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी डालो, क्लियर, करंट अफेयर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन की भी हम बात करते हैं। तो भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है? तो ये ध्यान रखना भैया, लगभग 54% जो पॉपुलेशन है, क्लियर, ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। एग्रीकल्चर पे जो है निर्भरता वो घटती जा रही है और दूसरे जो उद्योग धंधे हैं, क्लियर, इन पे निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो वर्तमान में अगर देखो तो लगभग 54%, 54% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि जो हमारा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्लियर, या आप सीधा बोल सकते हो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में या जीडीपी में, क्लियर, जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, उसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? तो इस चीज को भी ध्यान रखना भैया, कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन है? तो राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है वो लगभग 16.5% है। कितना है? लगभग 16.5%। ये घट चुका था, क्लियर, 18-19 में कम हो चुका था, अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और अभी वर्तमान में जो है वो 16.5% जो है वो कंट्रीब्यूशन है कृषि का। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि भारत में जो है वो पशुओं का जो योगदान है, क्लियर, मीन्स जो नेशनल जीडीपी है उसमें पशुओं का जो योगदान है वो 4.11% है। कितना है? 4.11%। साथ ही यहां पर अगर हम देखते हैं तो हाँ 16.5%। अब देखो लेटेस्ट डाटा जो है मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो 16.5 है, लेकिन कुछ जैसे आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो ये 18-19% तक भी बताता है। लेकिन अभी चूंकि कोविड के कारण जो है ना, अभी इस डाटा को जो है थोड़ा सा आप जो है ना साइड में रख दो, क्योंकि अभी कोई फिक्स नहीं है। क्लियर? हो सकता है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको जो है अपन कब डिस्कस करेंगे, उधर लास्ट जो है दिसंबर में जब 2021 का आ जाएगा, 2018-19 के हिसाब से तो ये 16.5% है, लेकिन पिछले साल ये बढ़कर 18 से 19% तक पहुंच गया था, लेकिन वापिस इसका डाउनफॉल शुरू है, वापिस ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये गिर रहा है। हाँ विशाल कुमार जी, अभी 21 कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आपका भी डाटा सही हो सकता है, 19.9%, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पशुपालन का जो कृषि में योगदान है, तो जो पशुओं का जो कृषि में योगदान है ये लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 25.6% के लगभग है। कितना? 25.6%। इतना योगदान अभी पशुओं का किसमें है? खेती के अंदर है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? वर्तमान में भारत का जो अनाज उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन है, वो लगभग कितना है? तो वो लगभग 295 मेट्रिक टन है। कितना है? 295 मेट्रिक टन अभी भारत में जो है वो है अनाज उत्पादन है।
ये थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, आप अप्रोक्सीमेटली इसको याद रखना। और जो दूध उत्पादन है, तो भारत का जो दूध उत्पादन है वो लगभग 190 मिलियन टन है, ये मिल्क प्रोडक्शन है। क्लियर, लगभग 187.7 है, आप 190 मिलियन टन याद रखना, क्योंकि वो हो जाएगा 2021 कंप्लीट होते होते इतना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दूध उत्पादन में हर साल जो वृद्धि हो रही है वो लगभग 4% की दर से वृद्धि हो रही है। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। हाँ, समिति कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द होलसेल प्राइस ऑफ एग। क्लियर, समिति अंडे के थोक मूल्य को तय करने हेतु उत्तरदायी है। ऐसी कौन सी समिति है या कमेटी है जो अंडों का थोक मूल्य उत्पादन, थोक मूल्य जो रेट है वो फिक्स करती है? आया ना समझ में? तो आप बताओ आंसर, कौन कौन से आंसर है? डी वाला आंसर आपका करेक्ट है। क्लियर, कौन सा? डी वाला आंसर आपका जो है वो करेक्ट है। क्लियर, इसका पूरा नाम होता है नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी। क्लियर, ये आपका करेक्ट है। नेशनल एग कोऑर्डिनेट कमिटी। ये कमिटी क्या करती है भैया? ये जो भारत में अंडों के थोक व्यापार के लिए क्या करती है? रेट फिक्स करती है। क्लियर, और इसमें अभी तक लगभग 25,000 जो फार्मर हैं भारत के, क्लियर, जो कि पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, वो सभी क्या है? इस समिति के मेंबर्स हैं। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर BV राव। कौन है इनके चेयरमैन? तो डॉक्टर BV राव। क्लियर, ये क्या है? ये इसके चेयरमैन हैं। इस चीज को ध्यान रखना। और इसकी स्थापना भी ध्यान रखना भैया, ये जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो वो 1982 में ये इसकी स्थापना हुई है। इस चीज को ध्यान रखना। इसका मोटो भी कभी पूछ लेता है, सॉरी स्लोगन। इसका स्लोगन क्या है? तो ये जो NECC है, इसका स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है माय एग माय प्राइज माय लाइफ। माय एग माय प्राइस माय लाइफ। क्लियर, ये इसका क्या है? ये स्लोगन है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर था। क्लियर, इसके अलावा जो पहला आंसर है, जिस पहला वाला जो आंसर है वो क्या है? वो है NEPC। तो NEPC का पूरा नाम ध्यान रखना भैया। NEPC का पूरा नाम होता है नेचुरल एनर्जी प्रोसेसिंग कंपनी। क्लियर, नेचुरल एनर्जी प्रोसेसिंग कंपनी। क्लियर, ये एनर्जी प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, इसका कोई संबंध यहाँ एक प्रोडक्शन में नहीं है। दूसरा जो आपका आंसर है NEEC। क्लियर, तो ये है नेशनल इन्वायरमेंट इन्फोर्मेंस काउंसलिंग। क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट काउंसलिंग, ये दूसरा वाला। तीसरा NERC, इसका पूरा नाम है नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च काउंसलिंग। क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च काउंसलिंग। तो ये तीनों जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर नहीं है। तो लास्ट आपका NECC, नेशनल एग कोऑर्डिनेट कमिटी। क्लियर, ये आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर, अब इसमें ज्यादा कुछ समझाने जैसी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों जो है ये संस्था एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। ये इसके बारे में इसका ध्यान रखना भैया। NECC के जो अध्यक्ष या चेयरमैन है वो डॉक्टर BV राव है। 1982 में ये संस्था स्थापित हुई है। और इसका मोटो क्या है? माय एग माय प्राइस माय लाइफ। क्लियर, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आते हैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, मक्का की उत्पत्ति है, ओरिजिन ऑफ मेज। क्लियर,
तो मक्का की उत्पत्ति स्थल बताओ भैया, मक्का का ओरिजिन सेंटर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मक्का का जो उत्पत्ति स्थान है, ये अधिकतर कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो ये है साउथ अमेरिका। क्लियर? और साउथ अमेरिका में भी अगर बोले तो मैक्सिको। क्लियर? इस चीज ध्यान रखना, ये दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर? आपको पता है भैया यहाँ पर सिमेट। क्लियर? ये भी है जो गेहूं आपका मक्का और गेहूं पर क्या करता है, अनुसंधान रिसर्च करता है। क्लियर? सिमेट, ये भी मैक्सिको में स्थित है। तो ये आपका जो है दक्षिण अमेरिका करेक्ट आंसर है। दक्षिण अमेरिका की जगह अगर मैक्सिको आ जाता तो भी वो करेक्ट आंसर होता, तो इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? अब चूंकि मक्का की बात हुई है तो मक्का के बारे में हम कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। क्लियर? जिससे कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अगर और बनता है तो हम लोग क्या करें, उसको बता सकें। अब कुछ जो है जिनके बारे ओरिजिन सेंटर आप डायरेक्ट याद रखना, जैसे मक्का, सूर्यमुखी और तंबाकू। क्लियर? ये ध्यान रखना भैया, मक्का, सूर्यमुखी सब जानते हो, और तंबाकू। क्लियर? इनकी जब भी बात हो तो इसका ओरिजिन सेंटर यही है, दक्षिण अमेरिका। ये तीनों का ध्यान रखना। क्लियर? ये तीनों का ध्यान रखना, मक्का, सूर्यमुखी और तंबाकू, इन तीनों का ओरिजिन सेंटर एक ही है, वो है दक्षिण अमेरिका। इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, जिया मेज, अभिनय पाटीदार जी ने फट से बोल दिया सर जिया मेज। क्लियर? गेहूं, मटर, अलसी। क्लियर? तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है गेहूं, मटर, अलसी, इन तीनों का ओरिजिन सेंटर जो है वो है दक्षिण पश्चिम एशिया। क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया है, जिसको हम बोल सकते हैं अफगानिस्तान। क्लियर? ये है दक्षिण पश्चिम एशिया या अफगानिस्तान। ये किनका ओरिजिन सेंटर है? तो ये गेहूं, मटर और अलसी का। इस चीज को ध्यान रखना। धान का अगर आपको पूछे तो धान के बारे में पता होना चाहिए भैया। धान का ओरिजिन सेंटर वैसे तो भारत माना जाता है, लेकिन अगर भारत नहीं है तो आप इसको इंडो बर्मा बोल सकते हो। इंडो बर्मा मीन्स भारत और म्यांमार, जो दोनों कंट्री आपको पता है भैया भारत का ही हिस्सा है, म्यांमार या इंडो बर्मा, लेकिन ये 1935 में भारत से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका जो है ज्वार, बाजरा, अरहर और जूट। कौन कौन सा है? ज्वार, बाजरा, अरहर और जूट। ज्वार, बाजरा, अरहर और जूट, इनका है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। इस चीज को ध्यान रखना। ज्वार, बाजरा, अरहर और जूट, इनका ओरिजिन सेंटर डायरेक्ट आप लोग याद रखना, ये कौन सा है? तो ये है अफ्रीका। क्लियर? ध्यान रखना। इसके बाद सोयाबीन, तो सोयाबीन तो आप सभी जानते हो। हाँ, अभिनय पाटीदार जी, मक्के को अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। हाँ, ये बोन मैरो है भैया उसकी, अमेरिका की। क्लियर? फिर ध्यान रखना सोयाबीन, तो सोयाबीन क्लियर, इसका है चीन। क्या है? चीन। लेकिन हाँ, हमारे देश में जो सोयाबीन लाए गए थे वो अमेरिका से लाए थे, हम लोग चीन से नहीं आया ये सोयाबीन। भारत में जो सोयाबीन का आगमन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो वो अमेरिका से हुआ है 1960 में, 1960 में। इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है जौ की अगर बात करें, किसकी बात करें? जौ। क्लियर? जिसको माल्ट भी कहा जाता है। तो ये अगर है तो इसका ओरिजिन सेंटर आपका है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। इस चीज को ध्यान रखना, जौ का ओरिजिन सेंटर। इसके अलावा दूसरा आपका जो है वो है मूंग, जौ का, हाँ जौ का नहीं है, जौ का इथोपिया है। क्या है? इथोपिया। क्या है? इथोपिया। जौ का क्या है? इथोपिया। फिर मूंग, उड़द और कपास, ये मोस्ट आईएमपी है। क्या? मूंग, उड़द और कपास, इनका ध्यान रखना भैया। मूंग, उड़द और कपास जो है इसका ओरिजिन सेंटर है भारत या इंडिया, और इसका काफी बार पूछा हुआ है आपको। तो मूंग, उड़द और कपास, इन तीनों का जो ओरिजिन सेंटर है वो क्या है? तो वो है भारत। इस चीज को ध्यान रखना। फिर गन्ना का ध्यान रखना। गन्ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुगर केन, तो इसका है न्यू गिनी।
क्या है, न्यू गिनी, ये गन्ने का ओरिजिन सेंटर है। फिर मूंगफली की अगर बात करो तो मूंगफली का ओरिजिन सेंटर है ब्राजील। क्लियर? तो ये कुछ ओरिजिन सेंटर है जिनको आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश करना। क्लियर? तो इस टाइप से अगर आप पढ़ोगे तो इनके ओरिजिन सेंटर क्या है आपको फटाफट याद हो जाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो मक्का के बारे में कुछ चीजें और आपको पता होना चाहिए। तो मक्का का जो क्रोमोसोम संख्या होता है, गुणसूत्र संख्या। क्लियर? हाँ, ये अरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली का बोटनिकल नेम आपने बता दिया, अरेकिस हाइपोजिया, बहुत बढ़िया। क्लियर? हाँ, ये चीज बताओ कि मक्का में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, क्रोमोसोम नंबर्स, ये कई बार पूछा हुआ है भैया। मक्का का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है। मक्का को अमेरिका की रीढ़ कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मक्का जो है आपका अमेरिका का जो मुख्य भोजन है वो मक्का ही है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, मक्का को अमेरिका की रीढ़ कहा जाता है, बोन मैरो ऑफ अमेरिका। क्लियर? ध्यान रखना, पेयर्स 10 रहेंगे, बिल्कुल सही। क्लियर? 20 क्रोमोसोम नंबर है और पेयर कितने रहेंगे, 10। रणवीर दांगी जी भी बोल दिए 20 होते हैं, हाँ बिल्कुल करेक्ट, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? ध्यान रखना। फिर मक्का में जो होता है, मक्का का पौधा कैसा होता है, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा हुआ है। मक्का में अगर आप देखोगे तो ऊपर आप सभी को पता है भैया, ऊपर क्या निकलता है, ऊपर निकलता है नर मंजरी। क्या निकलता है, नर मंजरी, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको कहा जाता है टेसल। क्या बोलते हैं, टेसल। क्लियर? और ये जो भुट्टा है, क्लियर, ये भुट्टा निकलता है इस टाइप से। क्लियर? आप सभी ने देखा है। तो ये जो होता है ये है मादा मंजरी। क्लियर? वो नर मंजरी है, ये मादा मंजरी है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सिल्क। क्लियर? तो यहां पर अगर आप देखो तो मक्का का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, हाँ निहाल वर्मा जी बोले मोनोसियस, हाँ मोनोसियस होता है। कैसा होता है, मोनोसियस मीन्स द्विलिंगाश्रयी। कैसा होता है, मोनोसियस या द्विलिंगाश्रयी होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब ये मोनोसियस का मतलब क्या होता है, ये बड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज होती है। मोनोसियस या द्विलिंगाश्रयी, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी पौधे पर, यहाँ प्लांट की बात करें, मोनोसियस प्लांट, क्लियर, या इसको अगर इधर बोले तो पौधा। क्लियर? मोनोसियस प्लांट या फिर हम जिसको द्विलिंगाश्रयी पौधा कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी पौधे पर नर और मादा दोनों फूल अलग अलग हों लेकिन दोनों एक ही पौधे पर हों। तो ये देखो, ये है नर फूल ऊपर। क्लियर? ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, ये नर फूल होता है। क्लियर? और ये जो है ये मादा फूल है, लेकिन है एक ही पौधे पर। तो प्लांट को क्या कहोगे, तो ये जो मक्का है ये मोनोसियस प्लांट आपका कहलाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, द्विलिंगाश्रयी पौधा। आया ना समझ में, द्विलिंगाश्रयी पौधा या मोनोसियस प्लांट। इसमें नर मंजरी टेसल होता है, मादा मंजरी सिल्क होता है। इतना आप ध्यान रखना। क्लियर? जब एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों फूल हों लेकिन दोनों क्या हों, अलग अलग पोजीशन पे स्थित हों, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको मोनोसियस प्लांट कहेंगे। क्लियर? और इसमें जो यहां से पर परागण होता है, तो मक्का जो है वो पर परागण का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है मक्का। लेकिन मक्का में एक ही पौधे पर नर और मादा फूल होते हैं और एक ही पौधे पर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो इस दशा को गाइटेनो कहा जाता है। ये गाइटेनोगेमी का पूछा आता है भैया। क्लियर? एक ही पौधे पर नर मादा है और इन्हीं में अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको क्या कहा जाता है, गाइटेनोगेमी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो मक्का मोनोसियस प्लांट है, मक्का में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका मक्का है। क्लियर? और ऊपर जो होता है नर मंजरी होता है, जो नर मंजरी निकलता है। क्लियर? जब पहले नर मंजरी ही निकलता है। क्लियर? क्या निकलता है, नर मंजरी। तो नर मंजरी को निकलना को क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है टेसलिंग।
क्लियर। और जो मादा मंजरी निकलता है उसको कहा जाता है सिल्किंग, क्लियर। ये नर मंजरी जो होता है इसको हटाना क्या कहलाता है, डीटेसलिंग। इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं जो मक्का के बारे में आपको याद होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखना भैया, इनका सबसे ज्यादा पूछता है कि गन्ना व मक्का, क्लियर। इनकी दो प्रॉपर्टीज याद रखना, गन्ना और मक्का। इनमें अगर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये हैं C4 प्लांट। कैसे प्लांट है ये, C4 प्लांट्स होते हैं, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना। मक्का और गन्ना दोनों के दोनों क्या है, C4 प्लांट होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो मक्का और गन्ने में आप देखते हो जमीन के नीचे जो अपस्थानिक जड़ें होती वो चीज तो अलग है, ये तो अपस्थानिक जड़ें हैं, क्लियर। लेकिन इसके जो नोड होते हैं जमीन के पास, क्लियर, तो आप देखते हो कि इसके जमीन के पास जो नोड या गठाने होती है यहां से भी कुछ जड़ें निकलती है। इन जड़ों को कहा जाता है स्टिल्ट रूट। क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट कहा जाता है। मीन्स हिंदी में अगर बोलूं तो इसको कहेंगे अवस्तंभ जड़ें। अवस्तंभ जड़ें, अव मतलब नीचे से, स्तंभ मतलब तना, तो तने के निचले हिस्से से ये जड़ें निकलती, इसको हम अवस्तंभ जड़ें कहते हैं या स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। और इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है पौधे को सहारा देना, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना, क्या वर्क है इनका, तो इनका होता है सपोर्ट करना, प्लांट को गिरने से बचाना, क्लियर। ध्यान रखना। मक्का में से एक डिसीज पूछी जाती है, कौन सी, सफेद कलिका, सफेद कलिका रोग, क्लियर। ये कई बार पूछा है। मक्के में जो व्हाइट बड डिसीज होती है ये एक इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्लियर। तो ये जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये किसके कारण होता है, कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। आपको अगर पता है तो चैट सेक्शन में लिखो भैया, किस पोषक तत्व की कमी से होता है ये, बताओ फटाफट बताओ। जिंक की कमी से होता है भैया। किसकी कमी से होता है, जिंक, क्लियर, Zn। जिंक की कमी से ये सफेद कलिका रोग जो होता है वो मक्का के अंदर होता है, क्लियर। इसके अलावा ध्यान रखना भैया मक्का में, तो ये ध्यान रखना, एक तो गन्ना और मक्का C4 प्लांट है, गन्ना और मक्का में स्टिल रूट्स या अवस्तंभ जड़ें होती जो सहारा देती है। साथ ही साथ मक्का में सफेद कलिका रोग जिंक की कमी से होता है। ये सब चीजें याद रखना। इसके अलावा ध्यान रखना भैया मक्का में नर बंध्यता क्या पाई जाती, नर बंध्यता, जिसको कहा जाता है मेल स्टरलिटी, क्लियर। मतलब इसमें जो नर बंध्यता पाई जाती, मतलब इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं जो नर मंजरी में बनते हैं वो अपने ही पौधे के जो मादा मंजरी या मादा फूल है उसको निषेचित करने में काफी हद तक असक्षम होते हैं, क्लियर। तो इसे को कहा जाता है मक्का में नर बंध्यता। तो ये नर बंध्यता जो पाई जाती है किसके कारण होती है, तो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोजीन या प्लाज्मोन कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ये वंशागति होती है, माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति। इस चीज को ध्यान रखना, ये कई बार पूछा है। मक्का में नर बंध्यता जो एक डिसीज होती है ये किसके कारण होती है, तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के कारण ये आपको डिसीज देखने को मिलता है, क्लियर। इसके अलावा मक्का में ये भी ध्यान रखना मक्का में कौन सी प्रोटीन होती है, तो मक्का में ज़ेन प्रोटीन होती है, क्लियर। मक्का में ओपेक टू जीन का उपयोग जो किया गया है वो लाइसिन एमिनो एसिड को बढ़ाने के लिए साथ ही साथ प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया है। तो ओपेक टू जीन का भी यहाँ पूछा जाता है। मक्का में ओपेक टू जीन किसके लिए उपयोग किया गया है, तो जो लाइसिन है और प्रोटीन है, क्लियर। आप ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड भी बोल सकते हो। तो इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए यहाँ पर
ओपेक टू जीन का उपयोग किया गया है। इसके अलावा यहां पर हाई स्टार्च ध्यान रखना भैया, हाई स्टार्च ये मक्का की क्या है, किस्म है, इसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये ध्यान रखना। फिर एक वैरायटी और है प्रोटीना, क्लियर, ये प्रोटीना के अंदर ओपेक टू जीन का उपयोग किया गया है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, क्लियर। तो ये मक्का के बारे में काफी कुछ चीजें ध्यान रखना। इसमें से एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन आपका पूछा आता है मक्का की बीज दर, सीड रेट। तो मक्का की बीज दर ध्यान रखना 15 से 20 केजी क्या होता है, इसका सीड रेट होता है, किसका, मक्का का। तो ये काफी कुछ चीजें जो है, भारत में देखो मक्का अलग अलग प्रकार का होता है, क्लियर, लेकिन भारत के अंदर जो मुख्य रूप से जो मक्का उगाया जाता है वो कौन सा है, वो है फ्लिंट कॉर्न। कौन सा है, फ्लिंट कॉर्न, जिसको जिया मेज इंडुराटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिया मेज इंडुराटा। तो ये चीज ध्यान रखना भैया, भारत में सबसे ज्यादा इसी मक्का की खेती की जाती है। तो ये हमारा मक्का के बारे में हमने काफी कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस की है, क्लियर। कुछ ओरिजिन सेंटर्स भी हमने देखे हैं, अलग अलग जो क्रॉप्स है उनके बारे में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हाँ, देसी कपास की बीज दर पर हेक्टेयर होती है। बताओ भैया, क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। देसी कॉटन जो होता है, देसी कपास, उसका बीज दर कितना होता है, सीड रेट कितना होता है। इंडोजीनस जो कॉटन होता है, देसी कॉटन होता है, जो भारत का कपास है, तो इंडोजीनस जो कॉटन है उसका सीड रेट कितना है, क्लियर। तो देसी कपास का जो सीड रेट है वो है 12 से 15 केजी। कहीं कहीं पर अगर मान लो 12 से 18 केजी अगर लिखा हुआ है, क्लियर, पर हेक्टेयर, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होता है, क्लियर। तो देसी कॉटन का जो सीड रेट होता है वो होता है 12 से 18 केजी या फिर 12 से 15 केजी, दोनों आंसर जो होते हैं, कभी कभी ये 18 केजी तक भी लग सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना भैया, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके अलावा अगर अमेरिकन कपास की अगर बात करें, कौन सा कपास, अमेरिकन, ये तो देसी की बात की हमने, अगर हो सकता है आपको अमेरिकन कपास अगर पूछ ले, तो अमेरिकन कपास का जो सीड रेट होता है वो होता है 15 से 20 केजी, ज्यादा होता है पर हेक्टेयर, क्लियर। तो अमेरिकन कपास का जो सीड रेट रहेगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर रहेगा। नेक्स्ट अगर संकर कपास या हाइब्रिड कॉटन की अगर बात करें, कौन सा कॉटन, हाइब्रिड या संकर कपास की बात करें, संकर कपास, क्लियर, हाइब्रिड कपास की बात करें तो वो 2 से 5 केजी क्या रहेगा, इसका सीड रेट रहेगा। और अगर बीटी कॉटन है, कौन सा, बीटी कॉटन, क्लियर, तो इसका सीड रेट जो रहेगा वो आपका 1.5 से 2 केजी के लगभग इसका सीड रेट रहेगा। कितना रहेगा, 1.5 से 2 केजी पर हेक्टेयर। तो ये सीड रेट ध्यान रखना भैया, इनकी सीड रेट से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। तो ध्यान रखना। अब इनमें क्रॉप स्पेसिंग भी ध्यान रखना भैया, जो अमेरिकन कॉटन है इसका क्रॉप देसी कॉटन, पहले मैं देसी का बताता हूं। देसी का जो है, देसी का सीड रेट आपने सभी ने देख लिया, देसी का जो आपका है वो है 12 से 15 केजी, क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसकी स्पेसिंग भी ध्यान रखना, स्पेसिंग भी मायने रखती है। तो जो देसी कॉटन है, क्लियर, उसका स्पेसिंग होता है 45 गुणा 30, कितना होता है, तो इसका 45 गुणा 30 सेंटीमीटर। ये आपका कौन सा कॉटन है, तो ये है देसी कॉटन, जो भारतीय कॉटन होता है, क्लियर, हाँ ध्यान रखना। फिर जो अमेरिकन कपास है, अमेरिकन कपास का जो स्पेस होता है वो भी ध्यान रखना, इसका आपका 60 इंटू 45 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, स्पेसिंग होता है, किसका, जो आपका अमेरिकन कपास। ये अमेरिकन कपास का कई बार आपको स्पेसिंग पूछा हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखना। निहाल वर्मा जी, हाँ बिल्कुल करेक्ट, अमेरिकन का 45 गुणा 60। फिर तीसरा आपका जो आता है संकर, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कॉटन का भी याद रखना 100 गुणा 45 सेंटीमीटर, क्लियर। ये किसका होता है, तो ये जो आपका हाइब्रिड कॉटन होता है 60, हाँ इसमें 45 नहीं 60 करना, अमेरिका संकर है ना, तो 100 गुणा 60 सेंटीमीटर, क्लियर। ये किसका होता है, आपका संकर कपास का होता है। और जो बीटी कॉटन होता है इसका स्पेसिंग होता है 100 गुणा 100 सेंटीमीटर,
क्लियर। तो ये सभी का स्पेसिंग भी ध्यान रखना भैया। जो इंडोजीनस कॉटन है, भारतीय कॉटन है, इसका स्पेसिंग कम होता है। कितना होता है? 45 गुणा 30। आपका अमेरिकन जो है उसका 60 गुणा 45। संकर का जो होता है 100 गुणा 60। और बीटी कॉटन ज़्यादा फैलता है, इसका स्पेसिंग होता है 100 गुणा 100 सेंटीमीटर। क्लियर। इसमें आगे जो लिखते हैं हम वो होता है रो टू रो, और इनटू जो मल्टीप्लाई उसमें जो पीछे लिखा हुआ है वो है आपका प्लांट टू प्लांट। इस चीज को ध्यान रखना। अब कॉटन की बात हो रही है तो कॉटन के बारे में भी हम कुछ चीजें क्या करते हैं यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉटन के बारे में सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना कि कपास की पहली जो संकर किस्म थी, हाइब्रिड वेराइटी। क्लियर। तो संकर किस्म पहली कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सी थी और कहाँ से विकसित हुई थी, इस चीज को ध्यान रखना। तो कॉटन की पहली जो हाइब्रिड वेराइटी है वो कौन सी है? वो है H4। सभी को पता होगा, हाइब्रिड 4। क्लियर। और ये कहां से निकली थी भैया? ये सूरत, गुजरात से। किसने निकाली थी? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, सीटी पटेल। क्लियर। सीटी पटेल ने सबसे पहले ये सूरत गुजरात से निकाली थी 1970 में। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना। हाइब्रिड 4, हाँ निहाल वर्मा जी बिल्कुल करेक्ट, हाइब्रिड 4 वेराइटी। क्लियर। और कहाँ से निकाली है? गुजरात, सूरत से निकाली है। सीटी पटेल ने सबसे पहले ये हाइब्रिड वेराइटी को खोजा और बनाया, और 1970 में ये पहली कॉटन की हाइब्रिड वेराइटी निकाली गई। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। इसके अलावा दूसरा चीज और ध्यान रखना भैया, हाँ यहाँ पर अगर आपको बीटी कॉटन के बारे में अगर पूछे तो बीटी कॉटन की जो खोज की है, क्लियर, किसकी? बीटी कॉटन। क्लियर। तो बीटी कॉटन की खोज 1901 में की थी। क्लियर। और किसने की थी? तो ये जापान के वैज्ञानिक थे। कौन थे? इशिवाता। कौन थे? इशिवाता। क्लियर। ये कहाँ के हैं? जापान के। क्लियर। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? बीटी कॉटन की खोज की थी 1901 में। हाँ हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना भैया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से एक वैरायटी निकाली गई है, JHKY। क्लियर। JHKY1। क्लियर। तो JKHY1। क्लियर। ध्यान रखना, JKHY1। तो ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से निकाली गई है। निहाल वर्मा जी ने बोला रंगीन कपास। क्लियर। रंगीन कपास, हाँ रंगीन कपास की जो खोज की है वो केसी मंडलोई जो खंडवा में की गई है। खंडवा में इसकी खोज हुई है रंगीन कपास की। किसने खोजा है? केसी मंडलोई जी ने ये खोजा है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। अब एक बात और ध्यान रखना, कपास की जो श्यामली किस्म होती है, कौन सी? श्यामली। क्लियर। श्यामली किस्म, इसका रेशा जो होता है 6 सेंटीमीटर लंबा। इस चीज को ध्यान रखना भैया। ये देसी किस्म है और इसका रेशा सबसे लंबा होता है। तो क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि कपास की सबसे लंबी रेशे वाली किस्म कौन सी है? तो सबसे लंबे रेशे वाली किस्म है वो है श्यामली। इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा कपास के लिए जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, जिसको रेगुल सॉइल कहते हैं, वो सबसे बेस्ट होती है। जो काली मिट्टी होती है वो सबसे बेस्ट होती है किसके लिए? कॉटन के लिए। इसीलिए काली मिट्टी को कभी कभी कॉटन वाली जो काली मिट्टी होती है उसको रेगुल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कॉटन के अंदर 2,4-D का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2,4-D के प्रति अधिक संवेदनशील क्रॉप होती है। तो कपास में कभी भी 2,4-D का छिड़काव नहीं करना है। जैसे ही छिड़काव अगर गलती से 2,4-D का कर दिया तो आप देखोगे कि जो कॉटन के पत्ते वो हाथ के पंजे ऐसे हो जाएंगे और धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे। तो यहाँ पर 2,4-D का उपयोग नहीं करना है। कपास के एक बेल का भार, हाँ तो कपास के एक बेल का भार जो गठान होती है उसका वजन होता है 168 ± 3 kg। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर। कितना होता है? 168 ± 3 kg। और फिक्स अगर दे दे तो 170 kg का एक बेल या गठान होता है। क्लियर। ये भारत में उपयोग होता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल यूनिट अगर देखें कॉटन को मापने के लिए तो वो होती है कैंडी।
क्या होती है, कैंडी। इंटरनेशनल यूनिट जो कॉटन को मापने के लिए होती वो होती कैंडी, जो कि एक कैंडी जो होता है वो 90 से 93 kg के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये चीजें ध्यान रखना भैया। इसमें काफी कुछ चीजें आती है जैसे जिनिंग, तो जिनिंग वर्ड का भी ध्यान रखना। जिनिंग कॉटन से संबंधित है, मतलब जो कपास होता है, कपास से बिनोले और रेशे को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती, जिनिंग कहलाती, जो कि जिनिंग फैक्ट्री के अंदर होता है। इसके अलावा यहाँ डी लिंटिंग का भी उपयोग होता है। तो कपास के रेशे को लिंट कहा जाता है और बीज से रेशे को हटाने की क्रिया डी लिंटिंग कही जाती है। डी लिंटिंग क्रिया में हम किस एसिड का उपयोग करते हैं, तो ये ध्यान रखना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करके हम डी लिंटिंग की क्रिया करते हैं। मतलब कॉटन के बीज के ऊपर जो बारीक रेशे रह जाते हैं जिनिंग के बाद, उनको क्या करते हैं, उनको हटाते हैं। इसी को कहा जाता है डी लिंटिंग क्रिया। लिंटिंग का मतलब होता है कपास का जो बीज होता है उस पे जो बारीक बारीक रेशे चिपके हुए रह जाते हैं, इनको हटाकर बीज को चिकना करना, उसको डी लिंटिंग कहा जाता है। जिसके लिए किसका उपयोग करते हैं, तो H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको गंधाम्ल भी कहा जाता है, इसका उपयोग करके हम डी लिंटिंग की क्रिया यहाँ पर करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। ग्राफ, फाइब्रोग्राफ का उपयोग होता है रेशे की लंबाई ज्ञात करने के लिए। कपास के रेशे की लंबाई ज्ञात करने के लिए अगर आपको बोले तो कौन से यंत्र का उपयोग, फाइब्रोग्राफ का उपयोग होता है। नेपिनेज जो होता है नेपिनेज यंत्र जो होता है, उससे आप कपास के रेशे की मोटाई ज्ञात करते हो। इसके अलावा एरिलोमीटर होता है। एरिलोमीटर क्या करता है, कपास पक गया या नहीं पचा, अभी रेशा कच्चा है या पक गया है, तो जो कपास के रेशे की परिपक्वता मापने के लिए एरिलोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा माइक्रो नायर जो होता है, माइक्रो नायर एक यंत्र होता है जिसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो जो कपास की महीनता होती है, क्लियर फाइननेस होती है, उसको पता करने के लिए आपका माइक्रो नायर जो यंत्र होता है इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, लिंट में 99% सेलुलोज होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्लियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये चीजें ध्यान रखना, क्लियर। इसके अलावा जो क्राइजीन है, क्राइजीन का उपयोग कॉटन के अंदर किया गया है, क्लियर। तो ये बाकी बची हुई चीजें हम कल डिस्कस करेंगे भैया। आप टाइम ज्यादा हो गया है, क्लियर, 1.5 घंटे की क्लास से ऊपर हो गया है। हाँ, अभिनय पाटीदार जी 99% सेलुलोज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इतना पर्याप्त है। काफी कुछ आपके क्वेश्चंस आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर। तो आई होप कि आज लगभग हमने 45 से 50 क्वेश्चन के लगभग जो है यहाँ सॉल्व किए। तो हमने वैसे कम है, लेकिन इससे कम से कम हमने 45 से 50 क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस यहाँ से की। काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपको पता भी थी या फिर नहीं थी, उसका रिवाइज भी हो गया। ये आपके लिए बेस्ट है। कंटिन्यूअस रहो, आप रेगुलर रिवाइज करते रहो, चीज़ें ताज़ा रहेगी दिमाग में, जिससे आपको आगे की जो स्टडी है वो बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगी। तो इन चीज़ों को रिवाइज करते रहो, बार बार पढ़ते रहो। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यही एंड होता है और कल हम मिलेंगे वही उसी समय पर। तब तक के लिए जय हिंद। व्यस्त रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, बिल्कुल कोविड से बच के रहो। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं कल इसी समय।